क्या वेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन के अंदर हो, क्या हो, अगर डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, उसका नाम ए है, और दूसरा भी उसी के साथ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी है। तो दोनों को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? ए को बी से प्लस कर देंगे, बात खत्म। ठीक। अब बेटा एक बात याद रखना कि भैया आप बोलोगे भैया सीधा वेक्टर पे क्यों गए, स्केलर के अंदर जोड़ घटा नहीं होता क्या? तो बेटा स्केलर तो बिल्कुल नंबर है, उसके अंदर तो कोई डायरेक्शन की बात है ही नहीं। तो कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर तो ये मुद्दा बनता ही नहीं है ना। वहाँ तो बस ये है, अच्छा भाई इतना फोर्स है 30, ठीक, मास निकाल कर दिखाओ। अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो सीधी सीधी बेटा वही मैथमेटिक्स जो सिंपल होती है वो वही होती है, प्लस माइनस। उसमें कोई बेटा क्या है, कोई भी हिडन ट्रिक है ही नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है वो तो। लेकिन वेक्टर में दिशा जब घुस जाती है, डायरेक्शन घुस जाती है, वो इस मैथमेटिक्स को थोड़ा सा टिपिकल बना देती है। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, टिपिकल कह सकते हैं। टिपिकल से मतलब थोड़ा अलग बनाती हैं। यही हो अगर वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट कर लें तो मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कैसे बन जाए? 180। अभी तो 0 बन रहा था, साथ साथ जा रहे थे। 180 मतलब एक तो जा रहा है इस तरफ और एक जा रहा है उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन, 180 डिग्री एंगल बन गए। अब यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कैसे होगा? बेटा ये एडिशन नहीं होगा, अब होगा a माइनस बी। क्या होगा? a माइनस बी होगा। ठीक है। अच्छा बेटा तीसरी ऐसी कंडीशन हो जाए जिसके अंदर कोई भी अलग एंगल बन रहा हो, ना 0 ना 180, इससे कुछ भी अलग बन रहा हो। जैसे कि मान लो a इस डायरेक्शन में है, b इस डायरेक्शन में है, या कुछ भी अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो बेटा उसके अंदर इस तरह की कंडीशन के अंदर उनका एडिशन करने का जो रूल है वो है बेटा ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर a है a वेक्टर और यहाँ b है b वेक्टर। उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा होगी उस एंगल की वैल्यू। हाँ तो बेटा ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, बस कॉस थीटा उसके साथ आकर जुड़ गया है और टोटल का अंडर रूट है। एक बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक बॉक्स है, क्या है? एक बॉक्स है। उस बॉक्स पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है 100 न्यूटन का, देखो ऊपर की डायरेक्शन में। एक लग रहा है 10 न्यूटन है, सॉरी 10 न्यूटन का ऊपर की डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का नीचे की डायरेक्शन में। उन दोनों फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स निकालो इन दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अब बेटा बच्चे भी पूछेंगे भैया रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है किसी पर फोर्स लगाने से जो उसके अंदर मूवमेंट आएगी वही रिजल्ट होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे इसके बारे में और मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लो एक बॉक्स है ये, ठीक है। अब बेटा मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी यहाँ से 10 न्यूटन की, और यहाँ से भी एक दूसरी तरफ से एक मेरा दोस्त बराबर में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की। अब बताओ बेटा यहाँ पर ये मूवमेंट होगी किस तरफ? ये बक्सा जाएगा कहाँ? ये बक्सा ये बेटा हाँ 5 न्यूटन की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा 5 न्यूटन 10 न्यूटन को रोक नहीं पाएगा। तो डायरेक्शन देखो, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, लेकिन मूवमेंट कहाँ होगी? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर ये 10 न्यूटन ही होता तो बेटा ये तो कुछ भी नहीं होता, ये बक्सा यहीं कहीं खड़ा रह जाता, क्योंकि सेम फोर्स लग रही होती है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सबट्रैक्शन होता है। अभी सबट्रैक्शन करके दिखा दिया ना यहाँ पे, ठीक है बेटा। लेकिन जब बेटा डायरेक्शन क्या हो, इस तरह की हो, कुछ भी अलग अलग रैंडम डायरेक्शन हो, ठीक, तो बेटा यही फॉर्मूला हमें लगाना होता है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर खुद दे रखा है, पहला जो फोर्स जो वो दे रखा है 10 न्यूटन, है ना। पहला जो फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, दूसरा भी 10 न्यूटन। ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और कॉस की वैल्यू दे रखी है बेटा 60। कॉस 60 होता है कितना? 1/√2। ठीक है। अब इसे बेटा सॉल्व करो, ये 100 प्लस 100 200, यहाँ अंडर रूट से बेटा ये √2 कट गया, 2 से बेटा 100 कटा तो 200, 2 इंटू 100 200 हुआ, 2 से कटा तो 100 बचा, 200 प्लस 100 अंडर रूट में आया 300 न्यूटन फोर्स आपका आ गया। बात समझ में आया? ओके बेटा। रिजल्टेंट बेटा याद रखना, कभी भी अगर क्रॉस चेक करना हो ना क्वेश्चन अपना, क्या करना हो?
क्रॉस चेक करना हो तो रिजल्टेंट हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में ही आएगा। आप बोलोगे भैया समझ नहीं आया, तो मान लो जो भी दो फोर्स रखी हैं, ए दे रखी थी और बी दे रखी थी, उन दोनों को एक बार काट लो तो जो वैल्यू आई उसे बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, और उन्हीं दोनों को आपस में प्लस कर लो, जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर ही आएगा। इससे बड़ा आ जाए तो उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेना, इससे कम आ जाए तो भी सॉल्व कर लेना कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की होगी, और बीच में आया है तो इसका मतलब ओके है, आगे निकल जाना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब जरा कुछ और लॉज देखते हैं, वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज हैं, ठीक। उन लॉज के अकॉर्डिंग वेक्टर को सॉल्व किया जाता है। पहले लॉ को बोलते हैं ट्राइएंगल लॉ, दूसरे को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड को बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ठीक। अब आप बोलोगे ये है क्या, तो बेटा जब दो वेक्टर्स होते हैं ना, मान लो कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ए और बी, कुछ भी नाम हो सकता है, खाली दो हों, उन दोनों को ही जब जोड़ना हो तो वो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से या पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। ट्रायंगल से सॉल्व करना या पैरेललोग्राम से सॉल्व करना, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो फिर बोलोगे भैया दोनों लॉ दे क्यों रखे जब आंसर एक ही आता है, तो क्योंकि बेटा स्पेशल पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम से सॉल्व करके दिखाओ या बोलते हैं कि ट्रायंगल से सॉल्व करके दिखाओ, तो वहाँ तो आप फंस जाओगे ना, तो इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। लास्ट मेथड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर होता है बेटा जब दो से भी ज़्यादा आपको क्या दे दें, वेक्टर दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, वहाँ पर पॉलीगॉन का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो वेक्टर होता है ना एक्चुअली, उसकी मैंने बताया था किसी के ऊपर भी ये फोर्स है, मान लो इसके ऊपर मैंने ये एरो बना दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी शो करता है। तो जो एरो होता है इसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअली, एक होता है इसका हेड, सर, और एक होती है इसकी टेल, मतलब बैक। आसान है याद करना, ठीक है। अच्छा, तो बेटा आप पढ़ते हैं सबसे पहले ट्राइएंगल लॉ। क्या पढ़ते हैं बेटा, ट्राइएंगल लॉ, है ना। तो ट्राइएंगल लॉ के अंदर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्या यूज़ करते हैं हम, दो वेक्टर, सिर्फ दो वेक्टर यूज़ करते हैं। मान लो यहाँ पर एक वेक्टर था ए और एक था बी, है ना। डायरेक्शन क्या है बेटा, एक दूसरे से चल रहे हैं, कहीं इधर उधर हैं, अपोजिट की बात नहीं करते, बस दे रखे होते हैं, उनको दोनों को जोड़ना होता है। कैसे करते हैं वो, कहीं भी हो, क्या कहीं भी हो। हमारा रूल ये कहता है ट्रायंगल कि पहले वाले वेक्टर का हेड, मतलब एरो का हेड ये होता है, और दूसरे वाले के टेल को जोड़ देना आपस में। पहले वाले की हेड को, ये मान लो ये हेड है, और दूसरे वाले की टेल, मतलब इसको, ये पीछे वाले की टेल को उसके पहले वाले के हेड से, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को आपस में जोड़ के ऐसा बना देना, तो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल बनाना होता है, हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना होता है, ट्रायंगल। तो हम सीधा सीधा तो ऐसे जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा कैसे, है ना। तो ये दो लेंथ बनानी पड़ती हैं। तो ये मान लो ए और बी अलग अलग घूम रहा था, हमने ए को बी की टेल से जोड़ दिया, और अब क्या होगा, जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, इन दोनों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इसकी वजह से क्या हो गया, ये देखो, इसकी वजह से क्या बना, एक ट्रायंगल जैसी फॉर्म स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो बेटा ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और याद रखना, रिजल्टेंट जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, अगर कोई पूछे तो वो हमेशा जो ओरिजिनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, याद रखना, ठीक है।